हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थुल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लास 10th के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैथ के, उन सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके बताता रहूंगा। आप पूरी वीडियो, हर एक वीडियो का जरूर देखना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम शुरुआत करेंगे पहले ही चैप्टर से, और पहला ही चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ये बुक जो है वो एनसीईआरटी की बुक है, मनोहर रे की। आप इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन सारे सवालों को मैं एक एक करके बता रहा हूं, आप नोट करते जाना और यही प्रश्न पेपर में आपके आ जाएंगे। तो वास्तविक संख्याएं के कौन से प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से लेके जितने भी चीज़ें हैं मैं सारे प्रश्नों को क्लियर करूंगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर पहला क्या लिखा है, संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एक नंबर में इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। और दूसरा भी एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और तीसरा प्रश्न, पहले इन दोनों प्रश्नों को हम क्लियर करते हैं। देखो, प्रश्न में लिखा है 6 और 20। आपका जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में लिखा है कि 6 और 20, तो आपको क्या करना है, 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब आपको एलसीएम ही करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा कक्षा 6, 4 या 5 में, इस तरह की क्लासेस में इस तरह का टॉपिक होता है। आप यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 का करेंगे गुणनखंड, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। दूसरा आपका लिखा है 20, 20 को हल करेंगे, 2 को करेंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 से हल करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से हल करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गुणनखंड। अब आपको करना क्या है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एचसीएफ। इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, 5 है तो इसमें नहीं। मतलब एचसीएफ में आपको वो नंबर लेना है जो दोनों पदों में हो। ठीक है, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इस वाले पद में भी है और इसमें भी है। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखेंगे इसमें और इसमें, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को लिख देंगे। इसके बाद देखो 2 से अब कहानी खत्म है इसकी। अब बचा आपका 3, यहाँ पर है पर यहाँ पे नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। इसके बाद यहाँ भी 2 है, इसको भी लिख देना है। यहाँ पे 5 है, इसको भी लिख देना है। मतलब एलसीएम में आपको वो सारे नंबर लिखने हैं जो दोनों पदों में हों, लेकिन वो नंबर सिर्फ एक बार लिखना है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। देखो 2 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो इसे आप 2 बार नहीं लिखेंगे, इसे आप सिर्फ एक बार लिखेंगे। और आपका लासा हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 60। तो ये प्रश्न आपका हो गया क्लियर। अगले प्रश्न में है 6, 72 और 120। 6 है, यहाँ पे 72 है और 120 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में। अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको 6 का कर देना है गुणनखंड। 2 से करेंगे 2 तिया 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 72 को हल करेंगे, 2 से हल करेंगे 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 से हल करेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 नवा 18, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। अब 120 को भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 0 लिखा है तो 0, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, यहाँ पर 0, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 1 हासिल जाएगा, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। दोनों नंबरों को हमने गुणनखंड कर लिया। अब आपको यहाँ पर लिख देना है, आपको लिखना है इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये तो आपका हो गया 2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है,
तो गुणे में हो गया 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। अब हमें इसका एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ नहीं है, फिर भी इसे लिखेंगे, और यहाँ पे 5 है, तो 5 को भी लिखेंगे। हमने पहले ही बताया जो नंबर 2 बार लिखा होगा उसे आप 1 बार काउंट करना। गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, और 72 को हम 5 से कर लेते हैं गुणा, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, ये हो जाएगा 360 आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको करना है। इस तरह का एक सवाल तो जरूर आएगा पेपर में, आपको प्रश्न दिया रहेगा, कुछ ना कुछ नंबर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वो कैसे करना है वो समझते हैं। तो इस टाइप के सवाल हमने सीख लिए हैं, अब इस टाइप के सवाल सीखते हैं। देखो कितनी बार ये प्रश्न आया है, सीबीएसई बोर्ड में 2013-17 में प्रश्न रिपीट हो चुका है। क्या प्रश्न में लिखा है 65 और 117 के एचसीएफ को, कह रहा 65 और 117 इसके एचसीएफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिखा ना कि रूप में दर्शाया गया है। आपको यम का मान निकालना है, साथ में अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। देखो इस प्रश्न में 2 चीजें करना है। पहला काम इन दोनों का मासा निकालना है जो कि इस रूप में दर्शाना है, मतलब हम क्या करेंगे, इसका और इसका मासा निकालेंगे और इसके बराबर में रखेंगे, और उसके बाद यम का मान यहाँ से निकल आएगा। इसके बाद हमें 65 और 117 का एलसीएम भी निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 3 और ये उदाहरण नंबर है आपका 5। तो प्रश्न नंबर 3 में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 65 और यहाँ पर हो जाएगा 117। हमें इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले मासा निकालना। तो चलो 65 को हम सॉल्व करते हैं। 65 5 से सीधा काटेंगे, 5 एकम 5, 1 हासिल जाएगा, 5 तिया 15, 13 अपने आप से कटेगा, 13 एकम 13। 117 को काटते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 7 1 8 1 9, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 हासिल जाएगा, 3 9 27, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। मतलब इसका अगर हम एचसीएफ देखेंगे तो देखो यहाँ पर भी 5, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में बोला गया था कि इसके एचसीएफ को हम किसके रूप में लिखेंगे, 65m माइनस में 117 बराबर क्या एचसीएफ। ये प्रश्न में बोला गया है कि इसके एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 65m हो जाएगा बराबर में 113, यहाँ पर 13 माइनस 117 को इधर भेजेंगे, प्लस में 117 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 65m लिखना है, 117 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 130, और 65 को 130 से काटेंगे तो m बराबर हो जाएगा 65 दूना 130, ये आ जाएगा m का वैल्यू। ठीक है, m का मान आ गया। अब हमें करना क्या है, आपको पता है ये 65 पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये आपका मासा है। आप एक फार्मूला बता रहा हूँ, अगर आपको पहली संख्या दी हो तो फार्मूला होता है HCF गुणे LCM बराबर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूले में क्या लिखेंगे, HCF कितना आया था, HCF आया था 13, LCM आपको निकालना है, इसकी जगह लिख देंगे। पहला नंबर आपका था 65, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा 117, यहाँ से काट देंगे, 13 कम 13, 13 पचे 65 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा LCM बराबर 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आ गया 3, 5 कम 5 में 3 जोड़ेंगे 8, और 5 कम 5 यहाँ पर 5, तो आपका जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 585, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद आपका आ जाता है प्रश्नावली 1.a। देखो इसके बाद एग्जाम्पल बहुत सारे थे, वो सारे एग्जाम्पल इस लेसन में हमें मिल जाएंगे। हम ये लेसन भी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इस लेसन में हर एक टॉपिक की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन से हम सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे, दूसरे से भी हम एक बताएंगे, तीसरे से भी एक बताएंगे, चौथा पूरा बता देंगे, पाँचवां छठवां, इस तरह से इस लेसन को हम क्लियर करेंगे। तो पहले प्रश्न में हम बता दे रहे हैं, प्रश्न नंबर आपका तीसरा क्या लिखा है 3825। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस नंबर से हम काट सकते हैं। आप उसी नंबर से काट सकते हैं जो अभाज्य नंबर होगा, मतलब आप 2 से काट सकते हैं, 4 से नहीं काट सकते क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट है 5 और 5 2 से नहीं कटेगा। 3 से अगर हम काटते हैं तो कैसे, पहले जोड़ लेते हैं। देखो 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे 18। 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 8 में 3 दूना 6, 2 हासिल गया 22, 3 सत्ते 21, 1 हासिल गया 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 7 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, 1 हासिल आएगा 3 पचे 15, 4 2 6। अब ये 3 से नहीं कटेगा, सीधा 5 से काटते हैं। 5 अठे 40, हासिल 2 गया, पचहम 25। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 3 हासिल गया 17 हो गया और 17 अपने आप से कटेगा, 17 एकम 17। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुणे 17। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहले प्रश्न में तो आपको यही करना है। दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, जो सेकंड नंबर प्रश्न था आपको इसमें लिखा था, सीधा सीधा लिखा था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और यह भी सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएम और एलसीएम के बराबर होगा। तो चलो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 26 और 91 का। पहला ही प्रश्न है आपका 26 और 91। इसका हम निकालते हैं एलसीएम। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 26 को पहले हम 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 तो अपने आप से कटेगा। 91 को काटते हैं, 91 7 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे एक बार, 2 हासिल जाएगा, 7 त्रिक 21 और 13 अपने आप से कटेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका एचसीएफ तो 13 हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पर है, तो 13 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ 2 भी है तो 2 को भी लिखेंगे, 7 है तो 7 को भी लिखेंगे। गुणा कर देंगे, 13 दूना 26 और 26 को 7 बार गुणा करेंगे, 26 गुणे 7 तो हो जाएगा 7 छंग 42 के 2 हासिल आया 4, 7 दूना 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। तो ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका एलसीएम हो गया। इसके बाद आपको प्रूव्ड भी करना है। क्या प्रूव्ड करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगी एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो यहाँ पे पहली नंबर तो पहला संख्या आपका 26 है, दूसरी संख्या आपका 91 है, मासा आपका 13 है, लासा आपका 182 है। इसके बाद अगर इन दोनों को हम गुणा करते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम बराबर ही कर देते हैं, देखो 13 एकम 13, 13 से 26 काटेंगे 2 बार, 2 से 2 9 18, 2 एकम 2, मतलब इधर भी 91 आ गया और इधर भी 91 आ गया। तो आप वहां पर गुणा मत करने लगना, आपको बराबर दिखाना। तो देखो बराबर हो गया, बस यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे 12 15 21 एक क्वेश्चन इसमें से चलो ये बता दे रहे। थर्ड नंबर 8 9 और 25, इसका हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तीसरे का हम तीसरा प्रश्न बता रहे हैं 8 9 25। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूं। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो सबसे पहले इसका हम HCF निकालते हैं। 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहाँ पे 9 को 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। 25 को अगर डिवाइड करते हैं 5 से, 50 25 और 5 एकम 5। क्योंकि ये ऐसे नंबर है ना जो सब अपने आप से कट रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में मिल रहा हो, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़कर। जब कुछ भी नहीं मिलता तो एक वैल्यू हमेशा मिलती है और वो होती है 1। तो इसका HCF तो हो जाएगा 1। और LCM कैसे निकालेंगे? देखो LCM में देखो इसमें भी तीनों नंबर है, ये भी है, ये भी है। तो 8 गुणे 9 गुणे 25 गुणा कर लेते हैं। 25 को 8 से गुणा करेंगे, 25 अट्ठे 200, 25 8 पंचे 40 के 0, 8 दूना 16, 4 20 गुणे 9 और 9 दूना 1800। तो इसका LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, 20 मिनट का वीडियो हम बना देते हैं, अभी भी 16 ही मिनट हुए हैं, तो चलो थोड़ा से और बता देते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो नंबर प्रश्न है इस तरह का मैंने बताया पहले से, 5वां बता दे रहे, इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा HCF 225 और 60। इसका जो HCF है देखो लिखा भी है, HCF बराबर इतना, मतलब इसका HCF हमें बराबर रखना है इतने के और x का मान निकाल लेना है। प्रश्न आप जरूर लिख लेना, अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं आप प्रश्न को जरूर लिखना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा मैथ में। 5वें नंबर प्रश्न में आपको सबसे पहला काम 225 और 60 का मासा निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलो यहाँ पे डिवाइड करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। 3 से काटेंगे, 3 7 21, एक हासिल गया, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से काटेंगे 50 25 और 5 एकम 5। इसके बाद यहाँ 60 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, यहाँ पर 0, 2 से काटेंगे 15, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इसका अगर हम HCF देखते हैं तो इसका HCF आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है तो 5 हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो 3 5 15 इसका HCF हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा था कि इसका HCF किसके बराबर है? 225 गुणे 5 माइनस में 10x के बराबर है। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15। 225 को 5 से गुणा करेंगे, 50 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 11 माइनस में 10 x हो जाएगा। यहाँ पे 15 हो जाएगा। 1125 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में है, माइनस में 1125 हो जाएगा, बराबर में माइनस में 10 x हो जाएगा। ठीक है, 50 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 11, घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1110 माइनस में आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे 10x, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 111 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न में कितना आंसर आएगा? 111 और ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ तक आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आए। और एक प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 और 14 इस जितना भी इस तरह के प्रश्न है मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दे रहा हूँ और आपको पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा है, देखो इस तरह के प्रश्न आपको कैसे करने हैं। यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर y लिखा है और इसके बाद आपका है यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखा है, इसके बाद x के साथ में यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पे 7 लिखा है। ठीक है, ये सवाल जब भी आएगा आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। देखो 3 को 7 से गुणा करेंगे, 7 त्रिक का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? बस 21, यही तो आंसर होगा। अब 21 को अगर 4 से गुणा करेंगे, 21 चौको 84, तो y का मान कितना आ जाएगा? 84। बस इतना ही तो करना है आपको, ये सवाल हमेशा नीचे से हल करना है। 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, 21 को 4 से गुणा करेंगे 84 और यही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा है? यहाँ पर x लिखा है, इसके साथ में 2 वैल्यू है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 195 लिखा है, इसके बाद यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है,
इसके बाद y के साथ में दो वैल्यू लिखी है। पहली वैल्यू है आपका y के साथ में 13 लिखा है और दूसरी वैल्यू आपका 5 लिखा है। हमने क्या कहा था, प्रश्न आपको नीचे से सॉल्व करना है। 13 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 65, पहला आंसर। अब 65 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 पचे 15 और 3 छक 18, 19, 195 आ गया। उसके बाद 195 को 3 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 1 28 और 3 एकम 3 में 2 जोड़ देंगे 5। 3 पचे 15, 3 नवा 27, 1 28, 3 एकम 3 में 2 जोड़ देंगे 5। तो यक्स का मान आ गया 585, वाई का मान आ गया 65 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह का प्रश्न भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न था प्रश्न नंबर 14, उसमें भी कुछ इस तरह से वृक्ष बने थे। प्रश्न है आपका, यहाँ पे यक्स लिखा है, साथ में इसके वैल्यू है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 33 से 81 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे y लिखा है, y के साथ में आपकी वैल्यू जो है वो है 7 है और 161 है। 161 को 2 वैल्यू में तोड़ा गया है, एक आपका 7 है, दूसरा आपका z है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका पूरा। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 161 कब आया होगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो 161 आएगा। मान लो 7 को अगर हम z से गुणा करते कितना आना चाहिए, 161। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, तो 7 को हम अगर इससे काट देते हैं तो 7 दूना 14, हासिल गया 2, 21, 7 त्रिका 21। तो z का मान कितना आएगा, 21, पहली वैल्यू हो गई। अब 7 को 161 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42 के 2, 7 एकम 7 में 4 जोड़ेंगे 11। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1127। 3 को 27 से गुणा करोगे 81, 11 तिया 33। 2 को 33 81 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 1 7 और 2 तिया 6, हो जाएगा 67 82। तो यक्स का मान 67 62 आ गया, y का मान 1127 और z का मान आ गया 21। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखो अगला प्रश्न तो इसमें है नहीं, लेकिन एक दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो जैसे प्रश्न नंबर यहां पर लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, तो नहीं समाप्त होगा। मैं एक लाइन आपको बता दे रहा हूं, देखो मैं यहां लिख के भी बता दे रहा हूं। 6 की पावर में यहाँ पे n लिखा है ना, n की जगह आप 1 से लेके अनंत तक कोई भी नंबर आप लिखेंगे, हमेशा जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। ये इसका रूल है, 6 की पावर में हम कुछ भी लिखेंगे हमेशा 6 ही आएगा। तो आपको लिख देना है कि n का मान 1 से इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रखने पर कभी भी इकाई का अंक 0 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अतः यह कथन गलत है। बस एक नंबर में पूछा जाएगा, आप इतना ही लिख देना, इतना बहुत है। अगला आपका प्रश्न क्या लिखा है, देखो प्रश्न में लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये आपको हल करना है। तो प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो चलो प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दोनों का निकाल लेना है एलसीएम। ठीक है, दोनों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर कौन सा है, 11 नंबर। एक है आपका 18 और एक है आपका 12। और हमें ये बताना कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय पर मिलेंगे, ये आपको निकालना है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 से काट देना है, 2 9 18, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इसे भी 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है,
तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ एक 3 बचा है, यहाँ एक 2 बचा है तो 3 गुणे 2 गुणा कर देंगे। 2 तिया 6 त्रिक 18, 18 दूना 36। तो वे दोनों कितने समय पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। अगला आपका प्रश्न नंबर ये देखो, लिखा है 32,760। ये जो प्रश्न है इसका प्रश्न आपको क्या करना है? गुणनखंड विधि से हमें वृक्ष विधि हल करना है। गुणनखंड विधि से हमें इसका वृक्ष विधि हल करना है। देखो लिखा भी है, हम गुणनखंड वृक्ष द्वारा 32,760 का गुणनखंड करेंगे। यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। कैसे करना है? थोड़ा से वैल्यू बड़ा है लेकिन अब बहुत ही आसानी से करेंगे, आप समझ जाना। लिखा 32,760। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हमें 2 से चेक करना है। ठीक है, यहाँ अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, एक हासिल गया, 2 छंग 12, एक यहाँ पे 7, 2 तिया 6, एक हासिल गया, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 0। ठीक है, फिर इसको हम काटते हैं, अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 को 3 में भाग करेंगे, 2 एक कम 2, एक हासिल गया, 2 9 18, यहाँ पे 0। अभी भी ये 2 से कट रहा है, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, एक यहाँ पे देखो 1 में तो जाएगा नहीं, 19 2 संख्या 7 मिलेंगे तो बीच में 0 बढ़ाएंगे, 2 9 18, एक हासिल गया, 2 पंचे 10। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे 9 5 14, 4 18, मतलब 3 से कट जाएगा। 3 से 4 में भाग करेंगे, 3 एक कम 3, एक हासिल जाएगा, 3 त्रिक का 9, यहाँ पे एक हासिल गया, 3 छक 18, एक हासिल जाएगा, 3 बचे 15। इसके बाद देखेंगे यहाँ 6 3 9 1 10, 5 15, मतलब 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, एक हासिल गया, 3 पचे 15, एक हासिल गया, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब हम 5 से चेक करेंगे। 5 9 45 और 5 एकम 5, 91 आ गया। 91 को हम 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। अब इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि इसके आगे हम हल करेंगे, तो आपको यहाँ तक रोक देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है। उदाहरण नंबर 12, 15, 18 और 24 का हमें लासा निकालना है। ठीक है, बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन पेपर में रिपीट हुआ है। क्या करना है आपको? 15 और 12 और 18, इसका आपको लासा निकालना है। एक नंबर में आएगा तो आप चाहे जो विधि कर सकते हैं, आपने जो विधि पढ़ा है आप उसी विधि से हल कर सकते हैं। देखो 2 से काटेंगे, 15 तो कटेगा नहीं, लिख देंगे। 2 से 12 कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 से 18 कट जाएगा, 2 9 18, फिर 2 से भाग करेंगे, 15 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 9 भी नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटेंगे 5, 1 3 एकम 3, और 5 से काट देंगे 1 1, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है लासा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? हो जाएगा 5 छक्का 30, और 5 तिया 15, 1 16, सॉरी 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। पर देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में, देखो यहाँ पर 180 तो है नहीं, ऑप्शन में 180 नहीं है ना। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में आपका 360 है, 240 है, 120 है, 90 है, पर आपका जो उत्तर आ रहा है वो 180 आ रहा है। तो आपको देखो 115 से 90 कट जाएगा, 18 से 90 कट जाएगा, पर 24 से 90 नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर गलत। यहाँ 15 से 120 कट जाएगा, 18 से 120 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत। 15 से ये कट जाएगा, 18 से 24 से कट जाएगा, 15 से 7 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है आपका 360। तो जैसे जब भी कभी ये कंडीशन आए तो आपको 180 का मल्टीप्लाई 180 कम 180, ये ऑप्शन नहीं है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 360 ये वाला ऑप्शन है, तो आपको ये ऑप्शन सही कर देना है। देखो ये थोड़ा से फंसाने वाले प्रश्न होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर ऑप्शन 180 नहीं है तो आप उसका मल्टीप्लाई जो भी होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। रूट 5 लिख के भी आ सकता है, ठीक है, या तो रूट 2 लिख के आएगा या तो रूट 5। आपको मैं एक ही प्रश्न बताऊंगा, अगर 3 की जगह 2 आ जाएगा तो आपको 2 लिखना है,
5 आ गया तो 3 की जगह जहाँ जहाँ हम 3 लिखेंगे आपको वहाँ पे 5 करना है। तो एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ जाइए और कोई भी प्रश्न आए आप उससे आसानी से कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिद्ध करना है कि √3 एक परमीय संख्या है। ठीक है, हम यहाँ से कैसे हल करना है, हर एक टॉपिक जैसे हम लिख रहे हैं आप इसी तरीके से पेपर में हल करना और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले लिखना कि माना √3 एक परमीय संख्या है। √3 एक परमीय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर से समझते हैं। आपको लिखना है कि माना अगर √5 का सवाल होगा तो यहाँ 5 कर देना, 2 का होगा 2 कर देना और पूरी लाइन आपको ऐसे लिखना है कि एक परमीय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब P और Q का मासा कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका मासा सिर्फ 1 आए उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या है जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक आपको लिख देना है। ठीक है, ये लाइन आपको तो लिख ही देना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर √3 लिखेंगे बराबर में किसके बराबर, P/Q के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले लिखा है कि √3 एक परमीय संख्या है तो √3 बराबर P/Q। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ Q को इधर गुणा कर देंगे, हो जाएगा P बराबर में √3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये लाइन आपको लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर में √3 Q का स्क्वायर। P का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा P का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना। देखो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और Q का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहीं से आपको समझना है कि हल कैसे करें। देखो अगर 3 यहाँ पर गुणे में ना, 3 यहाँ पर गुणे में, इसको अगर इस साइड भेजेंगे तो भाग में ही तो आएगा। अगर भाग में आएगा तो 3 इससे कट भी सकता है। तो वही तो आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको, बस एक लाइन यहाँ से समझना। आप यहाँ पर लिखना अतः, ठीक है, अतः P स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखे हमने, P स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित है। अब देखो जब P स्क्वायर, आप खुद ही सोचो, अगर 25 को 5 से हम काट देते हैं तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर 25 था। जब 5 से 25 कट जा रहा है तो 5 का अगर स्क्वायर ना करे, 5 को 5 से काटे तभी तो कट जाएगा। मतलब अगर P स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। P भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। बस आपको इतना ही तो लिखना है, कुछ भी नहीं। आप खुद सोचो, जब किसी का स्क्वायर उस संख्या से कट रहा है तो अगर स्क्वायर नहीं करेंगे तो भी संख्या से वो कट जाएगा। ये लाइन आपको लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं। माना हम क्या मानेंगे, यहाँ पर क्यों लिखा है, क्यों की जगह पे मान लेते हैं 3 और यहाँ पे m मान लेते हैं। क्यों की जगह पर क्या मानेंगे, 3m मानेंगे। तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्यों की जगह पर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। 3m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3m का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्यों तो पहले से था, क्यों को तो हमने दिखाई दिया। P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब P की जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे कुछ दूसरा। ठीक है, यहाँ P बराबर 3 मानेंगे। P बराबर हम मान लिए 3m। ठीक, P को तो हमने दिखा दिया तो उसको क्यों मानेंगे। P की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3m लिखेंगे।
हो जाएगा 3m का स्क्वायर बराबर यहाँ 3q का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे 9m का स्क्वायर बराबर में 3q का स्क्वायर हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3m का स्क्वायर बराबर में क्या आ गया q का स्क्वायर आ गया। अब आप खुद सोचें, यही लाइन तो ऊपर लिखी थी, ये 3 से q स्क्वायर क्या होगा विभाजित होगा, तो आपको क्या लिखना है अतः q स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, अतः q भी 3 से विभाज्य होगा। यही लाइन जो हमने ऊपर लिखी थी ना, किसके साथ में p के साथ में, यहाँ पर आपको q के साथ में लिख देना। जब ये दोनों लाइन हो जाए तब आपको लास्ट में एक लाइन और लिखना है। लास्ट वाली लाइन आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको एक लाइन लिख देना है कि जब दोनों संख्याएं a और मतलब p, यहाँ लिख देंगे अतः p तथा q, p तथा q में कम से कम, में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड 3 है। ठीक है, कितना गुणनखंड 3 है, देखो 3 वहां पर भी कट रहा था उस वाली वैल्यू में भी, और 3 इस वैल्यू में भी कट रहा है, तो आपको यही तो लिखना है कि कम से कम 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः इस तथ्य से स्पष्ट है कि P और Q एक सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना ही लिख देना है यार, ज़्यादा कहानी आपको लिखना ही नहीं है और आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे कंप्लीट। यहाँ तक आपको लिखना है और पूरे नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो यही प्रश्न है, बहुत तरीके से पूछा गया, चाहे √3 करके पूछा जाए, चाहे √2 5 करके पूछा जाए, आपको यही प्रश्न इसी तरीके से करना है। चलो आपको डाउट के लिए मैं एक प्रश्न आपको और समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक प्रश्न है, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी देखो प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, एक बार मैं और आपको समझा दे रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न आपको कैसे हल करने हैं। तो कैसे हल करने हैं चलो समझते हैं। यहाँ से सबसे पहला काम आपको लिखना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और Q ≠ 0। ये लाइन तो आपको लिख ही देना है, कोई भी प्रश्न आए परिमेय से रिलेटेड आपको ये लाइन तो जरूर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे √2 बराबर P/Q। अगर यहाँ पर P को हम रोक लेते हैं, Q को इधर भेजेंगे, हो जाएगा √2Q। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर में √2Q का स्क्वायर। P का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा Q का स्क्वायर। चलो समीकरण इसे फर्स्ट मान लेते हैं। फिर यहाँ पर हमने कहा था ये 2 इस P स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो लिखेंगे P स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः P भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य
होगा। पहली लाइन तो आपको इतना लिख देना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं कि माना p बराबर 3m, यहाँ पे 2 है तो 2m मान लेते हैं। तो यहाँ p की जगह रखेंगे 2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। 2m का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 2 दूना 4m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। 2 दूना 4 हो जाएगा q स्क्वायर बराबर में 2m स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो कि ये 2 अब क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अतः क्यू भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। इसके बाद आपको क्या लिख देना है, इसके बाद लास्ट में लिख देना है अतः P और Q, P और Q दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जहां इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि दोनों संख्याएं P व Q सह अभाज्य हैं। ठीक है, सह अभाज्य हैं। अतः स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको लिखना है। देखो बहुत सारी कहानी है, बहुत सारा यहाँ पे लिखते हो विरोधाभास, ये वो फलाना धमाका, ये कुछ भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। आपको जितना मैंने बताया बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है और आपको पूरे के पूरे नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न आपका हो गया। प्रश्न आपका कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीजें हम समझते हैं। यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको लिखना क्या है कि माना 3√2 एक परमीय संख्या है, जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q सह अभाज्य है और Q नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन तो आपको हर एक प्रश्न में चिपका देना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ लिख भी देंगे कि 3√2 बराबर हो जाएगा P बटे में Q के। तो यहाँ पर अगर हम √2 को रोक लेते हैं तो हो जाएगा P, यहाँ 3 देखो गुणनफल में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3Q हो जाएगा। यहाँ पर गुणनफल में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाग में। अतः यहाँ पर देखो P लिखा है, Q लिखा है, 3 लिखा है, ये सारे के सारे क्या हैं पूर्णांक हैं। लिखेंगे जहाँ लिखेंगे जहाँ P Q तथा 3 एक पूर्णांक हैं, इसलिए P बटे में 3Q एक परमीय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः
3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। 2 नंबर में आएगा, आपको ज़्यादा कहानी नहीं लिखना है, बस इतना लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लिखा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो कैसे हल करना है, लिखेंगे। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्या है और Q ≠ 0। ठीक है, इतना तो आपको हर एक प्रश्न में लिखना ही है। इसके बाद यहाँ पे 5 - √3 बराबर हो जाएगा P/Q। देखो √3 ये प्लस में ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे 5 को रोक लेते हैं, P/Q प्लस में है, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, और -3 को इस साइड भेजेंगे प्लस में √3 हो जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट हो गया, लिख देंगे जहाँ 5 P और Q एक पूर्णांक है, सभी के सभी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा ये परिमेय संख्या भी। देखो 5/1 हम लिख सकते हैं P/Q, 5 तथा P/Q ऐसे भी लिख सकते हैं, P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक लाइन और लिखना चाहो लिख सकते हो कि परिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अतः 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तक आपको लिख देना है, तो ये भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आप परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड टॉपिक समझ गए होंगे। अब थोड़ा जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उन्हें बता दे रहा हूँ। आपका जो लास्ट चैप्टर है ये एनसीईआरटी का, देखो इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे लिखा है धन पूर्णांक 6a + 5 के ठीक पहले वाला धन पूर्णांक क्या होगा। देखो 5 के पहले क्या आया होगा 4, तो पहला ऑप्शन आपका सेकंड नंबर ऑप्शन 6a + 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपरिमेय संख्या बताइए। देखो 22/7 एक परिमेय संख्या है, इसको भी हम 69/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 69 दशमलव उठाएंगे बटे 100, 5 और 16 का वर्गमूल कितना 4 लिख सकते हैं। जबकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन आपका 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूछा है संख्या 4√3। देखो इस तरह का सवाल हमने पहले ही पढ़ा है, ऐसे सवाल कैसे होते हैं, अपरिमेय संख्या ही होते हैं। इसका मैंने पहले ही प्रश्न इसी वीडियो में हमने इस टॉपिक को क्लियर किया है। अगला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो √5 तो परिमेय संख्या नहीं होगी, 9 × 9 4, √4 13/9 ये भी नहीं होगा, 2.5 ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, √1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा एक परिमेय संख्या। अगला निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, √7 परिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसमें भी 7 3 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। और ये तो पक्का परिमेय संख्या नहीं होगा, क्यों, 0.09 लिखा होता तब हो जाता। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है 7 3 2 4 1 6, मतलब नंबर अलग अलग हैं दशमलव के बाद, तो ये संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। 98 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो इसका 2 × 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 को 2 से कर दोगे गुणा, तो हो जाएगा 98। अगला देखते हैं,
अगले प्रश्न में लिखा है कि 726 और 275 का मासा। तो इस तरह के टॉपिक हमने पहले ही पढ़ा है। n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगा यदि n क्या है, तो n की जगह पे कौन सा वैल्यू रख दें कि ये कर जाए। तो यहाँ पे विषम संख्या अगर रखेंगे, मान लो यहाँ पर 7 रखते हैं, 7 का स्क्वायर 49 में से गया 8। हाँ, विषम संख्या रखने पर ठीक है, कोई भी विषम संख्या रखेंगे तो ये 8 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरह का सवाल भी हमने पढ़ा है कि 65 और 117 आपको क्या करना है, इस सवाल ही हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें यम का आंसर 2 आता भी है, यम का आंसर 2 हो जाएगा। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पे नया मिला है। कौन सा प्रश्न? ये प्रश्न, सबसे बड़ी संख्या। जब भी प्रश्न में बड़ी लिख के आए तो समझ जाना कि आपको मासा करना है, ये पहचानने का तरीका है। अगर बड़ी लिख के आ जाए या अधिकतम लिख के आ जाए तो आपको मासा करना है। फिर कह रहा है कि 70 और 125 को विभाजित करने पर शेष फल 5 और 8 प्राप्त हो। तो आपको क्या करना है, देखो 70 में से 5 को घटा देना है। यहाँ पर लिखेंगे 70 माइनस में 5 आ जाएगा 65, और 125 में से आपको 8 घटा देना है। 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 117 हो जाएगा। इसका हम निकाल लेंगे मासा। तो 65 को 117 से भाग करेंगे, एक ही बार जाएगा। 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52 को 65 से भाग करेंगे, 52 एकम 52, यहाँ पर 13 आ जाएगा। और 13 को 52 में भाग करेंगे, 13 चौको 52। तो आपका जो मासा हो जाएगा या अधिकतम संख्या जो बड़ी संख्या आएगी वो 13 हो जाएगी, और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न में आपका 13 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, इन दोनों संख्याओं में 2 संख्याएं दी है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x और y की अभाज्य संख्या HCF निकालना है। तो देखो इसमें HCF निकालने का मतलब जो संख्या छोटी हो, देखो यहाँ x का घात कितना है 3, यहाँ x अकेला है तो ये हो जाएगा। y का घात यहाँ 2 है, यहाँ 3, जो वैल्यू छोटी हो y की घात 2, यहाँ पर छोटा पद है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। इसमें भी यही करना है, p का मान दिया है, q का मान आपको निकालना है, LCM निकालना है। तो जो पद बड़ा होता है, देखो a यहाँ पर 1 लोग हैं, यहाँ पे 3, तो a का पावर 3 ये वाला, b यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ 1, तो जो बड़ा वाला तो b की पावर 2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरमेय संख्या ही होगा। एक अगर परमेय संख्या है, आप सीधा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 है, ये परमेय संख्या है, इसको हम √2 से गुणा करेंगे तो 2√2 आएगा, और ये क्या हो जा अपरमेय संख्या होगा। एक और लेते हैं, मान लो √3 है, 7 से गुणा करेंगे, 7√3 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। कह रहे 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में, सभी संख्याओं में से विभाज्य न्यूनतम संख्या आपको निकालना है। ठीक है, न्यूनतम, जब भी न्यूनतम शब्द प्रश्न में आए तो समझ जाना आपको क्या करना है, आपको निकालना है LCM। तो 1 से लेके 10 तक LCM निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका हम LCM निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो 1 हटा दो, 2 से 8 कर जाएगा, हटा दो, 3 से 9 कर जाएगा, ये भी हटा दो, 4 से 8 कर जाएगा, 5 से 10 कर जाएगा। बस जितने लोग बचे इनका निकाल लो, 6 7 8 9 10। 2 से काटेंगे, 2 3 6, यहाँ 7 हो जाएगा, 2 चौको 8, 9 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। 2 से काटेंगे 3 7, 2 दूना 4, 9 यहाँ पे 5। इसके बाद 2 से यहाँ काटेंगे तो 3, यहाँ 7, 2 एकम 2, यहाँ 9, यहाँ 5। इसके बाद 3 से काटेंगे 1, यहाँ 7 1, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 5। इसके बाद फिर से 3 से कटेगा, इसके बाद आपका 7 और 5, मतलब 5 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा। इन सबको गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 तिया 72 गुणे 5 गुणे 7, 5 दूना 10, 5 सते 35 और 1 36 गुणे में 7। गुणा कर लेंगे, 7 जुड़े हम 0, 7 छंग 42 के 2, हासिल आई 4, 7 त्रिका 21 में 4 जोड़ेंगे 2520, और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में हमने ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपका जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर है बहुपद। तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, तो अगला चैप्टर आपका बहुपद स्टार्ट होगा, जो कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट बहुत है, और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं उन सारे प्रश्नों की सीरीज को लेके चलूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।